तो आज पढ़ेंगे हम लोग एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल। यानी एक्सप्रेशन पढ़ना है, सिर्फ डिराइव नहीं करना। ठीक है, छोटा सा केस है, बस 3 केस में इसको पढ़ना है। ठीक है, केस नंबर 1 पहला केस है इफ पॉइंट इज आउटसाइड। इफ पॉइंट इज आउटसाइड, ठीक है, डेराइव भी किया जा सकता है, वही E इज इक्वल टू माइनस dV/dr वाले फॉर्मूले से डेराइव भी हो जाता है, लेकिन करना नहीं है तो हम समय क्यों बर्बाद करें। पॉइंट आउटसाइड होने का मतलब आपको याद होगा, गॉस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि दैट इज स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है, यानी स्फीयर की रेडियस से पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है। अर्थात कंसीडर द सिचुएशन, अगर हालात यूं कुछ माने जाएं कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि हम लोग पॉजिटिव ही सोचते हैं, है ना। तो ये रेडियस अगर इसकी हो गई बड़ा वाला r और पॉइंट हमारा है बाहर, ये P पॉइंट है, इसके डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई r। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है हियर पोटेंशियल एट पॉइंट बी, यानी आउटसाइड भी आप कह सकते हो, फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r। बस छोटा सा फॉर्मूला है। q क्या है, स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज जो फैला हुआ है। r क्या है, स्फीयर के सेंटर से या शेल के सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस है। क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू हमेशा विद साइन रखी जाती है, तो ध्यान रखें इस बात को, साइन रखा जाएगा। कॉपी कर लीजिए, फिर ऑन द सरफेस बताते हैं आपको। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। अगर पॉइंट ऑन द सरफेस है, इफ पॉइंट इज ऑन द सरफेस, इफ पॉइंट इज ऑन द सरफेस दैट इज स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में ये करेंगे कि पॉइंट हमारा सरफेस पे ही आ जाएगा, यानी पॉइंट हमारा इसी जगह पे, यानी स्मॉल r और कैपिटल R अल्टीमेटली बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला अब P पॉइंट पे पोटेंशियल का, ये स्मॉल r की जगह क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल R। बाकी सब कुछ सही है, नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट है भैया, अगर पॉइंट अंदर है, इज इन द सरफेस या इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस यानी स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से छोटा हो जाएगा, यानी जो हमारा पॉइंट है P वो सरफेस से अंदर है, ये P पॉइंट यहाँ पे है। तो अब की बार जो R है ये हो गया। तो इस केस में पोटेंशियल याद रखिएगा वही रहता है जो सरफेस पे होता है। सरफेस पे ये निकाला था आपका, यानी अल्टीमेटली यही रहेगा, यानी अंदर उतना ही पोटेंशियल रहता है। यहाँ पर इतना ही फर्क आ गया, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में लोग सोच रहे होंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई 0 हो जाती है। कल मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, आपको याद होगा कि जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, राइट। ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अंदर कंडक्टर के अंदर हर जगह फील्ड 0 होगी, जहाँ फील्ड 0 होगा वहाँ पोटेंशियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब तुम्हें पोटेंशियल हर जगह वही मिलेगा जो सरफेस में मिला था। यानी अगर आप अंदर किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पोटेंशियल सरफेस वाले पोटेंशियल के ही बराबर आएगा। आई बात समझ में, यानी आप यहाँ पे चाहे तो बराबर लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑन सरफेस। कॉपी कर लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले ग्राफ, अगर इस केस में V वर्सेस R का ग्राफ बनाने को कह दिया जाए, बना लेंगे। V वर्सेस R ग्राफ, ठीक है। पहले देखिए, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे R इक्वल टू 0 हो गया, यानी आप कहाँ पे हैं, सेंटर पे। यहाँ की बात करें अगर R इज इक्वल टू कैपिटल R कर दें तो आप कहाँ पे आ गए, सरफेस पे। तो मैंने आपको बताया कि अंदर से सरफेस तक उतना ही रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, याद है। यानी कुल मिला के जो भी पोटेंशियल है वो सरफेस तक उतना ही रहेगा।
समझ गए? कितना रहेगा 1/4πε0 Q अपॉन R के बराबर। उसके बाद क्या हुआ, जब आप आगे निकल गए, स्मॉल r इज मोर देन कैपिटल R, ग्रेटर देन कैपिटल R, तो क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूले में आया था V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि V और R कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद आया कुछ? ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला ग्राफ याद हो तो वो यहाँ पे 0 पे लिख गया था। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेंटर से लेके सरफेस तक जो पोटेंशियल है वो फिक्स है, उसके आगे हाइपरबोलिक कर्व है। क्लियर? कॉपी कर लीजिए फटाक से। चलिए भाई क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, a spherical conductor of radius 12 centimeter, a spherical conductor of radius 12 centimeter has a surface, has a charge of, a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb, 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface, distributed uniformly on its surface. Full stop. What is the electric field? What is the electric field? नहीं, what is the electric potential? Sorry, change कर रहा हूँ क्वेश्चन। What is the electric potential? ए नंबर लिखिए, 3 पार्ट है सवाल के। ए नंबर लिखिए, इनसाइड द स्फीयर। बी पार्ट है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। और सी पार्ट है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। At a point 18 centimeter from the center of the sphere। ठीक है, करके दिखाइए फटाक से। चलिए करते हैं इसको। ये बेसिकली NCERT का 2.4 था, निकालना तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सवाल था कि स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर यानी ये कैपिटल R का वैल्यू हुआ। यहाँ पे जो चार्ज है Q का वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलॉम, क्योंकि कोई साइन नहीं दिया है तो प्लस का चार्ज है ये। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कहाँ पे? ए पॉइंट पे, इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड वही होगा, ठीक है, जो सरफेस पे होगा। इसलिए पोटेंशियल इनसाइड जो होगा, सरफेस वाला कितना हो जाए 1/4πε0 Q अपॉन R हो जाएगा। वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गई। चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो गई। R का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, 12 10 का माइनस 2 हो गया। सॉल्व करेंगे, कितना आया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ठीक है, दूसरा सवाल है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड और सरफेस की बात एक ही होती है। जस्ट आउटसाइड वही पोटेंशियल आएगा जो सरफेस पे आएगा, इसलिए पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बराबर वही आएगा जो सरफेस पे आया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4। समझ गए? वोल्ट। सी पार्ट है ये आपको एक ऐसे पॉइंट पे निकालना है जो सेंटर से 18 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली पॉइंट बाहर निकल गया, क्योंकि 18 सेंटीमीटर अगर होगा तो बनी बात है 12 सेंटीमीटर तो रेडियस है, 18 सेंटीमीटर तो बंदा बाहर निकल गया है ना। इसका मतलब हमें आउटसाइड निकालना था।
है ना। फॉर्मूला कितना होता है 1/4πε0 पोटेंशियल आउटसाइड बराबर, ठीक है, ये वैल्यू रख दोगे, है ना। कितना आ रहा है ये 0.8 10⁴ वोल्ट, समझ गए, ठीक है। यही आ रहा है ना, कॉपी कर लीजिए भाई जिसको ना आया हो। हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नहीं, आंसर 12 × 10⁻³ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन 1.2 के फॉर्म में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे बात समझ में। अब अगला टॉपिक है अपने पास कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दे तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। डेरिवेशन तो मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन मैं आपको बस एक पॉइंट रटवा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको रख कर दे, समझिए, हेडिंग बाद में लिखेंगे, पहले समझिए। मान लो बेटा कि तुम्हारे पास दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट्स को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। बैटरी में जो वोल्टेज था, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V था, द पोटेंशियल डिफरेंस इज V। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये प्लस 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 और ये हो गया माइनस 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 एंड माइनस। इस हिसाब से आपका, अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q चार्ज रेस्ट कंडीशन में रिलीज कर दूँ, छोड़ दूँ, यहाँ पर ऐसे रख के छोड़ दिया, तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव की से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, यानी यहाँ पे क्या बनी हुई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और फील्ड के अंदर कोई चार्ज जब रखा होता है तो फील्ड 100% उसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। देखो मैं तुम्हें चाहूँ तो 9th 10th स्टैंडर्ड से बता सकता हूँ भैया ये प्लस है, ये माइनस वाला ही चलेगा, काम खत्म। लेकिन मैं 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी और फील्ड के अंदर ये चार्ज मौजूद है। और फील्ड बहुत बदतमीज चीज होती है, जैसे ही चार्ज इसके अंदर आएगा फोर्स पक्का लगेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा, किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की दिशा में लगता है, तो डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और इस फोर्स की वजह से इसको रफ्तार मिलेगी। फोर्स किसके पापा हैं, एक्सेलरेशन की, ठीक है, एक्सेलरेट होगा। जो चीज़ एक्सेलरेट होती है बनी बात है उसकी स्पीड बढ़ती है। ऐसा होता है क्या तुम्हारी स्कूटी बाइक कार में एक्सेलरेट कर तो ब्रेक लग जाती है, ऐसा तो है नहीं। जिस चीज़ को एक्सेलरेट करते हैं उसमें स्पीड बढ़ती है, और जिसमें स्पीड बढ़ेगी उसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी, 0 थी, और जब ये चार्ज बिल्कुल भनभना के यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास अब ये किस कंडीशन में होगा, अब ये मोशन कंडीशन में होगा, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होगी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी होगी K बराबर Q इंटू V, यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी Q चार्ज के पार्टिकल को V वोल्ट से अगर एक्सेलरेट किया जाता है, Q चार्ज के पार्टिकल को अगर V वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, Q इंटू V, ठीक है। मतलब बाई चांस मान लो अगर इलेक्ट्रॉन होता, स्पेशल केस ले लेते हैं, स्पेशल केस मान लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल था ये इलेक्ट्रॉन था, मतलब इधर से इधर को छोड़ेंगे, है ना। तो फॉर इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, के ई, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है ना, इसी को 1 eV कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद आया कुछ, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे होता कितना है ये भी पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो आज तक तो याद ही होगा, मैंने बताया था ई जहाँ लिखा है वहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखना है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो कोई जनरल चार्ज है V वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी QV हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन है V वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाएगा तो EV हो जाएगी, और एक EV जो होता है
वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाता है। तो हेडिंग डालिए आप इसको लिखने के लिए, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी गेन बाय, expression for kinetic energy gained by, expression for kinetic energy gained by a charged particle when it is accelerated through, when it is accelerated through v volt potential difference, when it is accelerated through a potential difference, when it is accelerated through a potential difference। कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी करिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है obtain the energy, obtain the energy, obtain the energy in joule, obtain the energy in joule acquired by, obtain the energy in joule acquired by an electron beam, acquired by an electron beam acquired by an electron beam when accelerated through, when accelerated through a potential difference of, when accelerated through a potential difference of 2000 volts, potential difference of 2000 volts, again full stop, how much speed will the electron gain, how much speed will the electron gain, how much speed will the electron gain। बहुत निहायत घटिया सवाल है। Obtain the energy in joule acquired by an electron beam when accelerated through a potential difference of 2000 volt। सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतने ईवी हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो ऑब्वियस हो गया, या चलो बेसिक आप नहीं समझ पा रहे हो तो बेसिक फार्मूला, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है K बराबर Q इंटू वी, ठीक है, क्योंकि मामला इलेक्ट्रॉन का है इसलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V की वैल्यू है 2000, इसलिए K का वैल्यू जब हम निकालेंगे बेटा कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻16 जूल। ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि इसकी कितनी स्पीड हो जाएगी, तो बच्चे को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हो गया 3.2 इंटू 10⁻16 इज इक्वल टू हाफ, मास का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 और v निकालना है, समझ गए। जब सॉल्व कर लेंगे इसको आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन 8/3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। सीबीएसई वालों के लिए थोड़ा दर्द है बट आईएससी वाले कैलकुलेटर से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, EQUIPOTENTIAL इक्वी पोटेंशियल सरफेस, नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा सरफेस जहाँ पर हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर, हर जगह पर पोटेंशियल सेम मिलेगा, इक्वल मिलेगा, उसे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाते हैं, देखो मान लो तुम्हारे पास भी कोई नोट नहीं करेगा, तुम्हारे पास ये क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर, यू हैव अ कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, और ये चार्ज है मान लेते हैं। अगर चार्ज है, बनी बात है, जहाँ चार्ज है वहाँ पोटेंशियल है, बिना चार्ज भाई फॉर्मूला पढ़े हो ना, v बराबर 1/4πε0 Q/r, नहीं पढ़े, तो इतनी चीज कांस्टेंट है कि नहीं है, यानी v प्रोपोर्शनल क्या है q, q है तो v है, v है तो q है, समझे, आई बात समझे। यानी अगर ये स्फीयर चार्ज है तो डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा,
तो हर जगह पोटेंशियल मान लेते हैं, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो क्या यहाँ 5 वोल्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हर जगह पोटेंशियल क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, चार्ज्ड स्फीयर या चार्ज्ड कंडक्टर का सरफेस, हमने फिर भी स्फीयर लिया है, हम तो जनरल बात कह रहे हैं। चार्ज्ड कंडक्टर किसी भी शेप किसी भी साइज का हो, उसका सरफेस हमेशा ईपीएस होता है। ईपीएस मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। कंडक्टर अगर चार्ज है तो उसका सरफेस हमेशा एक ईपीएस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। एक एग्जांपल ये मेरे के सामने आपको इतना पढ़ाया उतना मिला है। देखिए, अगर मान लेते हैं माइनस की और ये प्लस की है, आने बाहर जाओ, मच्छर वाली दवा चल रही है, होना चाहिए आपको तो थोड़ा धन्यवाद। राणे जी ने हमको सलाह दिया, बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये क्या जानते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे? आपको पढ़ाया था मैंने कि डाइपोल के परपेंडिकुलर यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे हर जगह पोटेंशियल कितना मिलता है? 0 मिलता है। यानी अगर आप डाइपोल के इक्वेटोरियल सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर ले तो यू विल गेट एन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन, और ये इक्वेटोरियल प्लेन ही तुम्हारे लिए किसका काम कर रहा है? एज अ EPS, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये यहाँ पे मैसेज लिख दे रहे हैं, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर EPS होता है, और इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी EPS होता है। आई बात समझ में? ऐसे ये सवाल बहुत पूछा गया है, व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, फॉर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। तो क्या लोकस है? इक्वेटोरियल प्लेन। कभी कभी ये भी मान्य कर लिया जाता है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। जब बच्चा 3D में नहीं इमेजिन कर पाता तो उसको इतना तो दिखाई देता ही देता है कि इस पूरी लाइन में, है ना, इस पूरी लाइन में, ये इक्वेटोरियल लाइन है, पूरी लाइन में हर जगह क्या होगा? पोटेंशियल 0 मिलेगा, कह देते हैं बच्चे। लेकिन सत्यता क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन, इसको चारों तरफ 3D में इमेजिन करिए। आपके पास ये डाइपोल है, तो एक पॉइंट यहाँ भी हो सकता है इक्वेटोरियल, यहाँ भी हो सकता है, मेरे साइड में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, चारों तरफ हो सकता है ना। ये है, तो क्या आप इसको इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं कहेंगे? क्या इसको नहीं कहेंगे? क्या इसको इक्वेटोरियल नहीं कहेंगे? क्या इसको इक्वेटोरियल नहीं कहेंगे? कहेंगे। ये सारे पॉइंट इकट्ठा करोगे तो यू विल गेट अ प्लेन। आई बात समझो? तो हेडिंग आपने लिखी दी होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, लिखिए इसके अंदर, एनी सरफेस इनसाइड, एनी सरफेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरलाइन कर लो। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस वहीं पाया जाएगा जहां फील्ड होगी, ठीक है, क्लियर। ये मतलब एक प्रकार की प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वहाँ पाया जाता है जहाँ फील्ड होती है। जहाँ फील्ड नहीं है वहाँ पोटेंशियल भी, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अरे भाई, जहाँ तुम पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, आई बात समझ में, इसका मतलब क्या है? वहाँ फील्ड नहीं है, क्लियर। तो ये पॉइंट अंडरलाइन करने योग्य था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनी सर्फेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, on which at all the points, on which at all the points, any surface inside the electric field on which at all the points potential is same, potential is same, is called an equipotential surface। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, फटाक से नोट करिए इसको। चलिए बैठे डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस।
ठीक है। ये दो एग्जांपल मैंने आपको जानबूझ के दिए हैं, अगर आप अक्लमंदी से काम करेंगे तो आप इन्हीं एग्जांपल से ही समझ जाएंगे। पहली बात, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर स्फीयर है ठीक है ना, फील्ड लाइंस बाहर को निकलेंगी, बोलो। तो फील्ड लाइन सरफेस के नॉर्मल होती है, पढ़ाया था। तो अगर यही सरफेस ही ईपीएस है तो फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सरफेस के नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अरे नहीं समझ पा रहे हो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के नॉर्मल है, सरफेस ही तो ईपीएस है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के मतलब ईपीएस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल। यहाँ भी वही चीज है, देखो प्लस से माइनस आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो ऐसे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जाएगी। ये देखो ऐसे गया, गया नहीं गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर? यहाँ भी गया तो ऐसे गया, ठीक है। तो ईपीएस हमेशा इलेक्ट्रिक, कल भी हमने बताई थी ये बात, आपको याद नहीं होगी, कैसे बताई थी, याद करिए। आपको ऐसे बनाया था जब वेद का कंसेप्ट समझाया था, हमने एक पॉइंट ए लिया था, एक पॉइंट बी लिया था, हमने कहा था ये वाली लाइन वो है जहां पर हर जगह पे पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा, यही तो है ईपीएस, इक्वली पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यानी अगर इस जगह पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो हर जगह पोटेंशियल क्या मिलने वाला है? 5 वोल्ट मिलने वाला है। ईपीएस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे बी पे निकालेंगे तो यहाँ 4 वोल्ट है मान लेते हैं, फील्ड की डायरेक्शन में हाई टू लो चलता है ना, फील्ड की डायरेक्शन चलते हैं तो पोटेंशियल हाई से लो हो जाता है। तो यहाँ अगर 4 वोल्ट है तो यहाँ भी 4 वोल्ट ही रहेगा, इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस हमने यही क्यों ली थी, समझ गए? हमने डी जो लिया था वेद लगाने के लिए वो इसी वजह से लिया था, क्योंकि आप 5 वोल्ट यहाँ का कह रहे हो तो क्या यहाँ का 5 वोल्ट नहीं होगा, यहाँ भी तो होगा, तो कुल मिला के उनकी बीच सेपरेशन क्या होगी, यही तो। आई बात समझ में, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी लिखिए, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द direction of is always normal to the direction of electric field intensity is always normal to the direction of electric field intensity, ठीक, अंडरस्टूड। अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। अगर आप ईपीएस में ही एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वर्क डन आपको जीरो करना पड़ेगा, यानी अगर आपको एक चार्ज ईपीएस में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो डेफिनेटली वर्क डन शुड बी जीरो। ऐसे अगर आपको याद है पिछला वाला क्लास तो आप समझ जाएंगे, भाई गुरुजी ने ये सिखाया था, वी नो दैट, लिखने वाली बात नहीं, वी नो दैट जो वर्क डन होता है वो क्यू मूविंग इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ये सिखाया था। तो मैं कह रहा हूं कि आप इसमें चल रहे हैं फॉर ईपीएस, ईपीएस पे अगर आप चल रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप जहां से चले थे और जहां खत्म करोगे उस दोनों जगह पोटेंशियल सेम मिलेगा, ईपीएस की बात ही है ये। ईपीएस में जगह क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है। तात्पर्य क्या हुआ? वर्क डन जो हो गया वो क्यू मूविंग इनटू क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, तो अल्टीमेटली वर्क डन कितना हो गया? दूसरी प्रॉपर्टी यही है कि वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज, लिखो प्रॉपर्टी नंबर 2, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज from one point to another, work done in moving a charge from one point to another over an EPS, work done in moving a charge from one point to another over an EPS is always zero, is always zero। याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास होती हैं,
और जहाँ पे फील्ड वीक होती है वहाँ दूर दूर होती है। तो ईपीएस का भी यही हाल है, ठीक है। जहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पास पास हो, समझ जाओ फील्ड स्ट्रॉन्ग है। कैसे, उसका भी रीजन दे देता हूँ। फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस का dV/dr, ठीक है, समझना बात को। तो मान लेते हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए, दो सरफेस पकड़ लिए, दो ईपीएस पकड़ लिए, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का फिक्स हो जाएगा, है कि नहीं। अरे भाई एक सरफेस ये एक सरफेस ये है, तो तुम अगर देखो तो इसका 5 वोल्ट है, इसका 4 वोल्ट है, तो कहीं भी देखोगे 2 पॉइंट का तो 5 और 4 का ही डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं इनकी गैपिंग की बात कर रहा हूँ dr, ठीक है, समझना। तो ये अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, गैप इनके बीच का कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया। तो दो ईपीएस के बीच का सेपरेशन वहां कम हो जाता है जहां फील्ड स्ट्रांग होती है। आई बात समझ में। लिखिए EPSs, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। EPSs आर क्लोजर टुगेदर in the region of strong electric field and vice versa. ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है जिस प्रकार दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की दो फील्ड लाइन से एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, उसी प्रकार से दो ईपीएस भी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। आई बात समझ में। इसका भी कारण आप समझ गए ही होंगे, नहीं समझ गए तो मैं समझा देता हूँ। मान लो भाई एक ही फील्ड के दो ईपीएस थे, एक ये था एक ये था, दो कट्टू कट्टू कर लिए, EPS 1 एंड EPS 2, ठीक है। मान लेते ये EPS था 4 वोल्ट वाला और ये वाला था 5 वोल्ट वाला, यहाँ कट्टू कट्टू हो गया। बताओ 4 वोल्ट माने कि 5 वोल्ट माने, निपटारा कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये गलत हो गया, कटवाना ही नहीं चाहिए था, है? तब मिक्सर लगेगा, ठीक। आई बात समझ में। तो अगली प्रॉपर्टी लिखिए, 2 EPSs of same electric field, 2 EPSs of same electric field can never intersect each other. 2 EPSs of same electric field can never intersect each other because if they do so, then there will be two values of electric potential at the point of intersection. There will be two values of electric potential at the point of intersection, which is not possible. अगर मैं अपनी जानकारी के लिए, याद रखने के लिए लिखना हो तो आप जरूर इसको लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं। समझ गए। अगली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं करा नहीं रहा, ठीक। क्या करना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनाने को आते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस वगैरह में हमने इसमें करवाया है, ठीक है। फिक्स केस है, एक आइसोलेटेड चार्ज, एक डाइपोल और एक सिमिलर चार्ज, ठीक है। 3 के केस में हमें EPS बनाने को आता है। बना देंगे, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अभी नहीं बना, ठीक है। यहाँ तक प्रॉपर्टी हो गई। अगले टर्न पे हम लोग सीखेंगे कि EPS कैसे बनाने, मतलब ये मान के चलिए कि CBSE में तो 100% आता ही है, ठीक है। ISC में चांसेस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तब तक के लिए चाओ। लास्ट तक हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और आज हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना के दिखा लेते हैं आपको, है ना। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस डाल दीजिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम्स, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम्स, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस of various charge systems। नंबर 1 में लिखिए
अ पॉइंट चार्ज या एन आइसोलेटेड चार्ज, कभी कभी पॉइंट चार्ज ना लिख के आइसोलेटेड चार्ज लिख देते थे, अ पॉइंट चार्ज और एन आइसोलेटेड चार्ज। ठीक है, तो बनाते हैं। जैसे ये एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस सपोज ये जैसे बनाया हमने, स्फेरिकल बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे गॉसियन सरफेस का बनाना है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ओके। बाकी आप लोग क्रैश कोर्स वाला पढ़ रहे हैं तो याद होगा वेव फ्रंट कैसे बनाए जाते हैं, वेव फ्रंट से ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है। ठीक है, अगर पॉइंट शेप का सोर्स है तो स्फेरिकल बनता है, और लाइन शेप का है तो सिलेंड्रिकल बनता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ हमने गॉसियन में भी बताया था। ठीक है, तो जैसे अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसके आसपास का जो मतलब बनेगा ईपीएस वो स्फेरिकल बनेगा, दिखने में सर्किल लग रहा होगा, बनेगा स्फेरिकल, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल, है ना। उसके बाद अगला वाला ये हो गया, अगला वाला ये हो गया, उसके अगला वाला ये हो गया। आप समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं समझ पा रहे? आप ये समझिए कि गैपिंग जो हो रही है उस सरफेसेस के बीच में वो बढ़ती जा रही है। ईपीएस बनाने वाले लिखा ना, कुछ भी बना दिया काम हो गया, जैसे समझे। कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी, फील्ड जब वीक होती जाती है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे चार्ज से आप दूर जाओगे वैसे वैसे फील्ड कमजोर होती जाएगी, और उनके बीच का जो ये जो ईपीएस है, ये सब के सब ईपीएस है, तो क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वो चीज तो वैलिड हो ही रही है कि देखिए जब लाइंस ऑफ फोर्स बनाएंगे तो सेंटर में होने के कारण सारी की सारी फील्ड लाइंस हर सरफेस पे 90 डिग्री पे ही होंगी। हमने कल ये प्रॉपर्टी बताई थी ना, ईपीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे के कैसे रहती हैं? नॉर्मल रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती है। कॉपी कर लीजिए फटाक से। अगला नंबर है, अच्छा देखिए ये तो हमने प्लस के लिए बनाया था, अगर कोई माइनस के लिए करवा लेता है तो फिर क्या करेंगे? बस चार्ज माइनस में कर दीजिएगा और एरो उल्टा डायरेक्शन लगा दे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, मतलब प्लस जहाँ लिखा वहाँ माइनस कर लीजिएगा और एरो की डायरेक्शन रिवर्स कर लीजिएगा बस। ठीक है, नंबर सेकंड लिखिए, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। Two equal and opposite point charges, that is electric dipole. इसमें क्या व्यवस्था है? देखिए इसमें ऐसी व्यवस्था है कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। तो कैसे बनते हैं ईपीएस? समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे और साइड में फार हो जाएंगे, इस तरीके से। लॉजिक आप समझ में आ ही गया होगा। यहाँ बीच वाले पार्ट पे फील्ड डेंसिटी ज़्यादा होती है और इधर दूर होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, बाकी फील्ड लाइंस अगर आप आगे दिखाना चाहें तो प्लस से माइनस तरफ ऐसे 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 सीधा नहीं है, उड़ गया ये। ठीक है,
ऐसे, ऐसे और ऐसे। कॉपी कर लीजिए प्लीज। अब बात करेंगे तीसरे केस की, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस या टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस यानी अब दोनों चार्ज एक जैसे रहेंगे। ठीक है, मतलब ये है अगर पॉजिटिव चार्ज ये है और पॉजिटिव इधर भी है, या दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव है, बस फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का एरो चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसमें उल्टा हो जाए, इसमें क्या था, इधर पास पास से इधर दूर दूर था, इधर उल्टा हो जाए। ठीक है, बनाइए इसको खुद देखिए। सही है, कुछ लोगों ने सही बनाया। थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं ताकि आपको फिगर वाइट दिखाई दे। बड़ा बनाओ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं टच करेंगे। अल्टीमेटली दो सारे जो ईपीएस होते हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे। आफ्टर ओवरलैपिंग, हाँ, तो एक आखिरी फाइनल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके का बनता है। कायदे से देखा जाए दोनों का कॉमन ईपीएस जो है वो यही है ना? बाकी आपने यहाँ पे जो बुद्धि लगाई, बुद्धि का प्रदर्शन किया, वो ठीक किया, संतोष है इस बात का। देखिए, ड्रॉ कर लीजिए अगर कोई नहीं ड्रॉ कर पाया हो तो। नंबर 4, इसमें कोई चार्ज सिस्टम नहीं है। इसमें आपसे कह दिया गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका ईपीएस ड्रॉ करिए। ये हम बता भी चुके हैं आपको। देखिए, नंबर 4 में लिख दीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, और आप जानते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज शीट से क्या बनता है, यूनिफॉर्म फील्ड बनती है। दैट इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Uniformly charged sheet, that is for uniform electric field. ये देखिए, ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। और इससे बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे बना लो 3D का। अगर आपको फीलिंग लेना है, नहीं तो चाइने को तुम सीधा सीधा लाइन भी बना सकते थे। इमेजिन कर लेते कि प्लेट जैसी है ना। अब लग रहा है ठीक? ओके, वेवफ्रंट भी तो ऐसे ही होते हैं। जब पैरेलल लाइट रेज होती है तो उनके लिए प्लेन वेवफ्रंट होता है। ठीक, समझ गए नहीं समझ गए? और कैपिंग सबकी बराबर रहेगी, कारण भी समझ रहे होंगे, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, कहीं भी कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हर जगह
ठीक है, तो पैरेलल प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कॉपी कर लीजिए। खैर देखिए आगे है अगला और लगभग सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। मतलब पहली बात तो वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी आदत से मजबूर है, हम बात पूरी फिर से बता देते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में कब स्टोर होती है, जब उस सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है ना। यानी किसी भी सिस्टम को बनाने में एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वही वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या मैग्नेटिक पोटेंशियल, तो डिपेंड करता है कि आप किसका सिस्टम बना रहे हो। आप चार्ज का सिस्टम बना रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेट्स का सिस्टम बना रहे हो तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, आप मासेस का सिस्टम बना रहे हो, क्लास 11 में पढ़ाया था, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में। लेकिन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी इज यही कि द एक्सटर्नल the work done by the external agent is equal to work done by the work done by the external agent is equal to the potential energy of the created system। जिस सिस्टम को बनाया गया एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, उसको वो जो वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट ने, वही उस सिस्टम का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे कंस्टिट्यूएंट वैसा, ठीक है, जैसा बीज डालोगे वैसा फल मिलेगा। आई बात समझ। तो हम लोग बात कर रहे थे इस समय इलेक्ट्रिक, मतलब ये जनरल चीज हो गई, समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब ये कोई लिखवाने वाली अलग से बात नहीं बेटा, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो बस मैं लिखवा दे रहा हूं, लिखिए electric potential energy of system of point charges is defined as electric potential energy of system of point charges is defined as work done by the external agent, work done by the external agent in bringing these charges from infinity to assemble the system. So it is defined as the work done by the external agent in bringing these charges from infinity to assemble the system. Provided there should be no acceleration, है ना। ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पौ लग जाता है वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। Provided there should be no acceleration during the motion of charges, है ना, ठीक। अर्थात यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर आपको चाहिए, देन यू हैव टू डू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, WEXT, EXT, अरे तो W ये आपने लिख लिया, U सिस्टम इज इक्वल टू WEXT। यानी कुल मिला के अगर मुझे किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगा तो मैं वर्क डन निकाल लूंगा, वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। अभी बहुत काम आएगी ये चीज़। तो अभी हमने ये जिक्र नहीं किया इस हेडिंग में कि कितने चार्ज हैं, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 2 चार्ज या 3 चार्ज का अपने सिलेबस में करना है। तो हम पहले 2 वाला पढ़ेंगे, फिर उसी से 3 वाला बना लेंगे।
ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। बहुत सिंपल है। कंसीडर द सिचुएशन, अभी डिराइव नहीं किया, अभी डिराइव करने के लिए हेडिंग लिखवाते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास एक चार्ज Q1 है और साथ ही दूसरा चार्ज Q2 है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो यहाँ पर हियर जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पहले और दूसरे चार्ज की, है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं, कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहली बॉडी का चार्ज, दूसरी बॉडी का चार्ज, बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर r। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है, दोनों चार्ज कैसे हैं भाई? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज स्केलर, तो स्केलर क्वांटिटी फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू हमेशा विद साइन होती है, यानी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एसआई यूनिट जूल ही रहेगा क्योंकि एनर्जी है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मतलब ये कहने का कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में भी आ सकती है और प्लस में भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। जीरो कब आती है? जब दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, सॉरी एक भी चीज गड़बड़ हो गई, आर स्क्वायर नहीं लगता है नीचे, ठीक है। हाँ, सेपरेशन जब दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। वैसे अगर किसी को डायमेंशन अगर आता हो अच्छे से बढ़िया, मतलब फिंगर टिप्स पे डायमेंशन हो, तो वो फॉर्मूला चेक भी कर सकता है ना। अगर उसको डाउट हो जाए एग्जामिनेशन के दौरान तो फॉर्मूला चेक हो सकता है, ठीक है। बाय द वे ऐसा कंफ्यूजन आपको आना नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर? ये हो गया, तो अब इसको हम लोग डेराइव करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। Derivation for the expression of potential energy of 2 point charge system. बहुत आसान तरीके से बताएंगे आपको, पुराने पढ़े से। मान लेते हैं कि एक चार्ज पॉइंट ए पे था, चार्ज था Q1, ठीक है। उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है B जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, R है, और बहुत दूर यानी इंफिनिटी से, फ्रॉम इंफिनिटी से हम एक चार्ज ला रहे हैं, दौड़ता हुआ चला रहा है, कबड़क 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 कबड़क, नाम है Q2, ठीक है। कौन ला रहा है? हम ला रहे हैं, हम हैं एक्सटर्नल एजेंट और हम इसको ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इस A पॉइंट पर B पॉइंट का कुछ पोटेंशियल नहीं होगा भाई। ए पॉइंट पर ए पे चार्ज है Q1, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, होगा होगा होगा। तो ये हो गया VA, ठीक है। कितना होगा? एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रिस्पॉन्सिबल चार्ज Q1 अपॉन बीच की दूरी R8 होता है। एक चार्ज की वजह से इनफाइनाइट पे कितना पोटेंशियल हो जाता है? 0, ठीक है। मींस क्लियर है ना? यहाँ B पर A की वजह से पोटेंशियल एट B ड्यू टू A, और यहाँ पे पोटेंशियल एट इंफिनिटी ड्यू टू A कितना हो जाएगा? 0। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल हुआ और ये फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल नहीं हुआ, हुआ? तो भैया हम बहुत अच्छे से जानते हैं, गुरुजी ने एक दिन सिखाया था कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होती है। और गुरुजी ने ये तो अभी बताया था, और लास्ट टू लास्ट टाइम बताया था कि W बराबर होता है Q मूविंग इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, बताया था। जरा पुटपुटा लो थोड़ा सा,
ये कितना मूविंग वाला कौन सा है, Q2 है। फाइनल वाला कौन सा है, वो लिखा है 1/4πε0 Q1/r। ये कितना है, 0। मेरे हिसाब से सिद्ध हो चुका है 1/4πε0 Q1 Q2/r। कॉपी कर लीजिए। अर्थात एक फार्मूले की तरह, एक डायलॉग की तरह, एक स्टेटमेंट की तरह आप याद कर लीजिए कि अगर कभी भी दो चार्ज होंगे, मतलब ये Q2 चार्ज अल्टीमेटली यहीं पे आ जाएगा। जब दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ r डिस्टेंस पे रखे होंगे तो इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उसका फॉर्मूला U = 1/4πε0 Q1 Q2/r होगा, r² नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक क्वेश्चन है ISC ईयर 2015 का, क्वेश्चन लिखिए 2 point charges of 10 coulomb are kept. 2 point charges of 10 coulomb are kept. 2 point charges of 10 coulomb are kept at a distance of 3 meter in vacuum. At a distance of 3 meter in vacuum. Full stop. Calculate their electrostatic potential energy. कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन बहुत आसान था। आंसर 3 × 10⁻11 जूल आएगा। 2 पॉइंट चार्ज है 10 कूलॉम के, तो तुरंत आप समझ गए होंगे U = 1/4πε0 Q1 Q2/r। भैया याद रखो, ये इस हिसाब से मत चलो कि हाँ यही पढ़ाया अब तो यही लगेगा, ठीक है। फिर स्क्वायर लगा दिया होगा मेरे को, है ठीक है। धन्यवाद, आपने बताया। ये 9 × 10⁹ हो गया। दोनों चार्ज 10-10 के हैं, क्योंकि प्लस में बोले गए थे, मतलब कोई साइन नहीं बताया गया तो प्लस में मानेंगे, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर, तो 3 × 3 = 9। U = 3 × 10⁻11 जूल, ठीक है। अब कहानी आगे। कहानी ये है कि अभी आपने 2 चार्ज का तो पढ़ लिया, अब 3 हो जाएंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो भैया इसमें सीधा सा एक तरीका होता है कि आपको फॉर्मूला तो सिर्फ 2 चार्ज का आता है ना, तो आप नंबर ऑफ पेयर ढूंढ लोगे। जैसे 3 का आएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो 3 अगर चार्ज आए, समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक ट्रायंगल, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि ट्रायंगल के शेप में वर्टेक्स पे 3 चार्ज रखें, Q1 Q2 और Q3, और इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो क्या करेंगे, आपको 2 का फॉर्मूला आता है तो आप Q1 Q2 से एक निकाल लेंगे, है ना। इसको चलो, इसका बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो आप जब आप U12 निकालोगे तो क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/A। फिर ऐसे ही 2-3 का निकालोगे 1/4πε0 Q2 Q3/5। सॉल्व जैसे किया जाता वैसे करेंगे, ठीक है। U31 का 1/4πε0 Q3 Q1/C। जो आएगा सारे स्केलर है, तो स्केलर हमेशा क्या होते हैं, विद साइन ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो नाउ बाय एल्जेब्रिक सम या स्केलर सम, जो भी कहो, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल निकालने के लिए U12 U23 और U31 कैसे ऐड कर दिए जाएंगे, विद साइन ऐड कर दिए जाएंगे। जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। इससे ज्यादा का है तो भी वही मेथड है, इससे ज्यादा का आना नहीं चाहिए बाय द वे, क्योंकि उसमें कितने पेयर बनते हैं, 6 पेयर बनते हैं। बाउंड्री वाले 4 और डायगोनल वाले 2, 6 पेयर हो जाते हैं। वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, टफ हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, टफ है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ
एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर नहीं सही, पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो बस इतना ही नोट कर लो जितना मैंने लिखवाया, कंसीडर द सिचुएशन। बाकी जो जो मैंने आपको समझाने में लिखा वो पूरा कॉपी मार दीजिए, कट कॉपी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। लिखिए 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to 25 microcoulombs, comma Q2 is equal to 50 microcoulombs and Q3 is equal to 100 microcoulombs are kept at the corners, are kept at the corners A, B, C respectively, A, B, C respectively, capitals में है, of an equilateral triangle ABC, of an equilateral triangle ABC, having each side equal to, having each side equal to 7.5 meter, 7.5 meter. Full stop. Calculate the total electrostatic potential energy of the system. Calculate the total electrostatic potential energy of the system. ये ISC ईयर 2012 का क्वेश्चन है। देखिए यही मान लीजिए सेम है ना, तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, मतलब ये सारी चीजें सेम रहेंगी ना। U12 इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड लेंथ कितना दिया हुआ है, ये सारे के सारे एक ही हैं, वो भी 7.5 मीटर, ये सबके अपॉन में A आएगा। चलो मैं इसको आगे इस साइड सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो आएगा, जब सारी वैल्यू आप रख देंगे तो सबका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और सबका 1/A कॉमन आ जाएगा। केवल बचेगा Q1 Q2 Q2 Q3 और Q3 Q1 रख देंगे सारी वैल्यूज। भैया माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है ना, 25 × 10⁻⁻6 कूलम, 50 × 10⁻⁻6 कूलम, 100 × 10⁻⁻6 कूलम। जब सब सॉल्व कर देंगे तो आंसर 10.5 जूल आ जाएगा, 10.5 जूल। ओके, चलिए हम लोग पढ़ना है, लास्ट टॉपिक है मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का। इसमें हम लोग सीखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग घुमाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ता है और कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। तो चलिए हेडिंग डालिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, expression for electric potential energy of an electric dipole, expression for electric potential energy of an electric dipole placed in a uniform electric field, placed in a uniform electric field। तो बेटा कंसीडर द सिचुएशन, पहले तो आप
को मैं केवल एक्सप्रेशन लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे डिराइव भी कराऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, लाइक दिस। We have an electric field like this. E vector is equal to constant, ठीक है। और मान लेते हैं कि फिलहाल इस समय हमारा जो डाइपोल है वो ऐसे है, माइनस क्यू ये है, प्लस क्यू ये है, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, थीटा एंगल मान लेते हैं। लेट थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हियर जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में होगी वो माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर है, ठीक है। चाहे ऐसे याद कर लीजिए और चाहे तो माइनस का पीई कॉस थीटा करके याद कर लीजिए। आपका वैसे भी वेक्टर से 36 का आंकड़ा है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा लगा के याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है और इस तरीके से है कि एंगल डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का थीटा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, माइनस का पी कॉस थीटा। नोट करिए फटाक से। चलिए क्वेश्चन लिखिए फिर। लिखिए, राइट द एक्सप्रेशन फॉर maximum, write the expression for maximum and minimum potential energy, write the expression of maximum and minimum potential energy of an electric dipole placed in a uniform electric field, placed in a uniform electric field, also mention the configuration of dipole with respect to electric field in both the cases. With respect to electric field in both the cases. ठीक है, and hence mention stable equilibrium and unstable equilibrium. Stable equilibrium and unstable equilibrium. ठीक है, चलिए। तो मैंने सोचा लगे हाथ इस फॉर्मूले को डेराइव करने से पहले एक्सप्लोर कर लिया जाए, है ना। सबसे पहली बात आ जाती है कि हमारे पास फॉर्मूला इस समय जो मौजूद है वो u इज इक्वल टू माइनस का पीई कॉस थीटा है, ठीक है। तो माय डियर, यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा गणित लगाने योग्य है, दिमाग लगाइएगा। u इज इक्वल टू माइनस का पी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू +1 रखें, समझिएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू -1 रखें। अगर +1 रखते हैं तो u इज इक्वल टू माइनस का पीई ही बचेगा, गॉट इट। और अगर -1 रखते हैं तो u इज इक्वल टू प्लस का पीई हो जाएगा, राइट।
तो मेरे हिसाब से लॉजिक एकदम पानी की तरह साफ है कि ये माइनस में वैल्यू है तो ये मिनिमम हो गया, और ये प्लस में वैल्यू है तो ये मैक्सिमम हो गया। आई बात समझ में? अच्छा, तो क्लियर हो गया। पहला सवाल हो गया कि एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखिए। हो गया? ठीक। साथ में बोला गया कन्फिगरेशन मेंशन करिए। तो आप साफ साफ समझ रहे हैं कि cos थीटा की वैल्यू अगर हम +1 रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि थीटा की वैल्यू कितनी रखनी होगी हमें? है 0 डिग्री। और अगर -1 करना है तो थीटा की वैल्यू कितनी रखनी होगी? 180 डिग्री। करेक्ट। यानी कि अगर हम डायग्राम वाइज इसको बनाएं, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझिएगा, तो अगर डाइपोल हमारा ऐसे है, मतलब ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। अंडरस्टूड है? ब्लू वाले एरो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये ब्लैक वाला डाइपोल मोमेंट को। साफ साफ दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। जब थीटा 0 हो जाता है तो cos 0 1 हो जाता है, cos 0 1 हो जाता है तो u की वैल्यू -p हो जाती है, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इधर की बात कर लें तो अगर हम इसको ऐसे बना दें, मतलब ये वाला प्लस क्यू है और ये वाला कितना हो गया? माइनस क्यू है, और डाइपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। समझ गए? तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। 3 सवाल पूछे थे मैंने। मिनिमम और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उनके कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, कैसे, मतलब किस प्रकार से डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, और तीसरा केस था कौन सा वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम और कौन सा वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बात तो तय है कि दोनों इक्विलिब्रियम में का है, एक ही मारे, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू दोनों ही केस में, टॉर्क और फोर्स दोनों ही केस में 0 है। तो इक्विलिब्रियम तो है, टॉर्क भी 0 है एंड फोर्स भी 0 है। बताना पड़ेगा कि फोर्स हमेशा 0 होता है। डाइपोल हमने एक्सप्लेन किया था जब चैप्टर पढ़ाया था कि अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो टोटल फोर्स हमेशा 0 होता है, इसमें कोई कैलकुलेशन की बातें नहीं है। ठीक है, रह गई टॉर्क की बात, तो टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा होता है, पता है? तो इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो थीटा 0 रखोगे तो भी 0 आएगा, और थीटा 180 रखोगे तो भी 0 आएगा। यानी अल्टीमेटली दोनों ही केसेस में टॉर्क भी 0 होता है और फोर्स भी 0 होता है। इतना तो तय है कि इक्विलिब्रियम है। अब सवाल है स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो लेट मी टेल यू कंचा कटोरा कंसेप्ट। कंचा कटोरा कंसेप्ट आओ दिखाते हैं। सपोज बेटा ये कटोरा है, ये रखा हुआ है उल्टा, और ये कटोरा सीधा है। ठीक है, उल्टा कटोरा सीधा कटोरा। ओके, अब यहाँ पे एक हमने कंचा रख दिया। अब यदि हमने इस कंचा को हिलाया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये जाएगा, लौट के आ जाएगा, जाएगा, लौट के आ जाएगा। अल्टीमेटली वो अपनी मेन पोजीशन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वहां पे वापस आ जाएगा, यानी रीस्टोरिंग नेचर रहेगा, फिर से रीस्टोर कर लेगा। ठीक, किंतु समझ गए ना? मतलब जरा सा अगर फू कर दिया तुमने तो ये हमेशा हमेशा के लिए नीचे आ जाएंगे। आई बात समझ में? अपने आप से कुलट्टी खा के वापस नहीं आ सकते। यू गॉट द पॉइंट? मतलब ये इसको कहते हैं बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जब तक वहां ऊपर रखे थे इक्विलिब्रियम में तो थे लेकिन अनस्टेबल था। मतलब तुमने तनिक सा हिलाया वो हमेशा के लिए हिल गया। ठीक, तो ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तुम ऐसे हिलाओगे वो घूम फिर के फिर वापस आ जाएगा, ना दिन दिन ना करते हुए। आई बात समझ में? तो ऐसा ही कुछ इनमें भी है। ये है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? बात को आप समझ रहे होंगे। मतलब क्या है कि अगर बाई चांस, मैं थोड़ा सा फिगर बना के समझा देता हूं।
अगर आप इसको हल्का सा टेढ़ा करेंगे भी तो अल्टीमेटली क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा इसमें, इधर फोर्स लगेगा इसमें, अल्टीमेटली रिस्टोर होने की कोशिश करेगा। किंतु अगर इस केस में तुमने ऐसा कुछ किया, माइनस वाला ऊपर गया और ये वाला नीचे गया, तो कहेंगे भैया इस पे तो फोर्स किधर लगेगा, इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट लगता है, इसमें लगेगा इधर, ये पलटी मार जाएगा, यानी वो इधर घूमने का प्रयास करेगा, अनस्टेबल से स्टेबल जाने का प्रयास करेगा। मैं दोबारा समझाता हूँ, जब तुमने इस स्थिति से इसको हल्का सा यूं कर दिया, ठीक है, तो जो फोर्सेस लग रहे हैं प्लस क्यू पे फील्ड की तरफ लगेगा और माइनस क्यू पे फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको दिख रहा होगा कि ये रिस्टोर कर लेगा, ठीक है। किंतु जब तुमने इस वाले को ऐसे किया, यानी माइनस क्यू ऊपर चला गया, प्लस क्यू नीचे आ गया, तो माइनस वाले पे फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट, तो इस पे लगेगा इधर, तो अल्टीमेटली घूम जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका मतलब अभी जब तक ऐसे रखें तब तक तो ओके, मामला ये वाला है एकदम, जब तक रखें इक्विलिब्रियम में तब तक तो रखें, लेकिन अगर तुमने इसको हिलाया तो ये तो वापस आ जाएगा, और इसको हिलाया तो ये घूम के किधर आ जाएगा, इस वाली स्थिति में आने का प्रयास है। क्योंकि दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। आप पढ़ लिख के स्टेबल होना चाहते हैं, हम पढ़ा लिखा के स्टेबल होना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ, वही पांडे जी बेटर समझ सकते हैं इसको। बात समझ में आ गई। तो ये वाला है आपका, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाला है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कॉपी कर लीजिए भाई। चलिए डेरिवेशन, इसको डिराइव करा डालिए। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, derivation for the expression of electric potential energy stored in an electric dipole, stored in an electric dipole placed in a uniform electric field, placed in a uniform electric field। देखिए अगर आपकी याददाश्त दुरुस्त हो तो हमने कल जब डिराइव कराया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन R, तो आप उसमें जब थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको उसमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा, उसमें आपको पता ये चलेगा कि हमने जब चार्ज को कैरी करना शुरू किया था तो कहाँ से किया था, इन्फानाइट से किया था। इन्फानाइट वो जगह होती है जहाँ पे ना फील्ड होती है, ना पोटेंशियल होता है, और ना ही पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो कवि ये कहना चाहता है, मीन्स माई सेल्फ ये कहना चाहता है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं तो स्टार्टिंग स्टेज वो लेते हैं जहाँ पर सिस्टम के पास पहले से कोई एनर्जी ना हो। तो ऐसा कब होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब इससे पहले कि आप में से कोई 30 मार्क खा, वैसे तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी बाय द वे पूछ लेता तो पहले से बता दे रहे हैं कि हम ये मानेंगे कि शुरुआत में डाइपोल ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में था। आई बात समझ में, ये डाइपोल ऐसे था -q+, यानी इन द स्टार्ट द इनिशियल एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा i वाज 90 डिग्री, क्योंकि ये वो है जब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी होगी, 0, और फिर थोड़ी देर बाद हम ये मान लेते हैं कि हमने इसको घुमाया, फिराया, टहलाया और एंगल को थीटा कर लिया बाद में, नहीं समझे। ये पहले एंगल कितना था, 90 है, और अभी थीटा कितना है, थीटा, ठीक है, समझ रहे हैं। मीन्स ये वाला प्लस क्यू ये आ गया, माइनस क्यू है, व्हाट द पॉइंट, यानी फाइनल एंगल फिलहाल हम क्या लेके चल रहे हैं, थीटा, और फाइनली हमारे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, समझ गए, ओके।
समझ रहे हो ना? तो हेडिंग आपने लिख ली है, हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो मान लेते हैं कि लेट द डाइपोल हैज बीन रोटेटेड फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, मींस जब उनके बीच का एंगल, उनके किनके, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जब 90 था, 90 से थीटा तक घुमाया है, ठीक है? तो let the configurations are, ये configuration बस कहानी खत्म, सबको पता है। We know that, हम क्या जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो वर्क डन के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी चेंज मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है? इंटीग्रेशन टू डी थीटा। ये क्या हो गया? एफ डॉट डी एस पढ़े थे, ठीक है? जब आप लोग 11th पढ़ते हैं तो रोटेशनल डायनामिक्स नाम का एक चैप्टर आता है, उसमें किसी बॉडी को रोटेट करने में जो वर्क डन किया जाता है उसका फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। यानी कि ये इकलौता ऐसा केस होता है जो 12th में और 11th में मिलता है जिसमें हमको ये फॉर्मूला पढ़ने को मिलता है। समझ रहे हो? याद आ रहा है कुछ कि नहीं? जब बॉडी को डिस्प्लेस करना होता है तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा लगता है या एफ डी एस कॉस थीटा लगता है, किंतु जब बॉडी को रोटेट किया जाता है तो वर्क डन का फॉर्मूला W बराबर टो डी थीटा। आई बात समझ में? कहाँ से लेके कहाँ तक? इनिशियल एंगल थीटा आई से फाइनल एंगल थीटा एफ तक। समझ गए? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U मान ली है, इनिशियली 0 थी। इनिशियल एंगल थीटा आई जो था वो 90 डिग्री था और फाइनल कितना हो गया? थीटा। टो का फॉर्मूला क्या होता है? P sin थीटा। याद है कि नहीं याद? नहीं याद है तो कोई बात नहीं। P और E दोनों कांस्टेंट है। P डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, दोनों कांस्टेंट है। U माइनस 0 इज 0, U है। तो P और E दोनों जो थे बाहर आ गए। 90 डिग्री से लेके थीटा तक हम इसे साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। धन्यवाद, कुछ तो आता है। माइनस कॉस थीटा मतलब तो बस इमोशनल है, होना रह जाता है। ठीक है, माइनस बाहर कर लेंगे। U बराबर माइनस का PE इन ब्रैकेट कॉस थीटा 90 डिग्री से थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो U बराबर माइनस का PE और ये हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 1 कौन बोला? मार्कर में डाल दो। U इज इक्वल टू माइनस का PE कॉस आ गया नाचो। U इज इक्वल टू माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर भी लिख सकते हैं अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने में कोई आपत्ति, विपत्ति, धूपबत्ती, अगरबत्ती, चाय पत्ती, मोमबत्ती ना हो तो छप। तो एक प्रश्न और लिखिए फिर। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन by the external agent to rotate an electric dipole in uniform electric field from stable equilibrium to unstable equilibrium states. Stable equilibrium to unstable equilibrium states. है ना?
कर लेंगे। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए हम डायरेक्टली बता दे रहे, जैसे मैंने अभी ये सिखाया ना, आप पहली लाइन पे ध्यान दीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे ये, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वी नो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू यू इन यूएस माइनस यूएस, नहीं समझे, यानी पोटेंशियल एनर्जी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। या ऐसे कर लीजिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं समझे, ओके। तो माय डियर आपको हम बता चुके हैं अभी अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या आया था, माइनस का पी आया था, याद है। वैसे भी केमिस्ट्री की भाषा में अगर मैं आपको याद कराऊं तो फिर शायद बेटर याद हो जाएगा आपको। स्टेबल वो होता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अनस्टेबल वो होता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो समझ गए होगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में प्लस का पी था मैक्सिमम वाला, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी था माइनस का पी वाला, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया, 2p। कुछ लोग सिंबल गलत लगा जाते हैं और आंसर में 0 निकाल डालते हैं। आई बात समझ में, यानी किसी, ये आ चुका है बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी स्टेबल से अनस्टेबल घुमाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो 2p करना पड़ता है। और अगर आपने उल्टा किया, स्टेबल से अनस्टेबल, सॉरी अनस्टेबल से स्टेबल घुमाया, तो आपको माइनस का 2p करना पड़ेगा। क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि वर्क आपको मिलेगा, करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो नेचर है ना डाइपोल का, अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है खुद ही, राइट। बात समझ में आ गई। तो डाइपोल अपने आप को खुद ही अगर अनस्टेबल पे होगा तो स्टेबल में करने की कोशिश करता है, तो आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा, वो वर्क उल्टा मिल जाएगा। तो जब वर्क मिल जाता है तो वर्क डन माइनस मिलेगा। आई बात समझ में, कॉपी कर लीजिए फटाक से। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 2 point charges, 2 point charges प्लस 2e एंड माइनस 2e, e स्मॉल वाला है, हाँ, 2 point charges प्लस 2e, अरे यार, प्लस 2e एंड माइनस 2e, 2 point charges plus 2e and minus 2e are situated at a distance of 2.4 angstrom, 2.4 angstrom from each other and constitute an electric dipole, and constitute an electric dipole, and constitute an electric dipole, full stop. This dipole is placed in a uniform electric field. This dipole is placed in a uniform electric field. This dipole is placed in a uniform electric field of 4.0 into 10 to the power 5 volt per meter. 4.0 into 10 to the power 5 volt per meter. Full stop. Calculate. Number 1, electric dipole moment. Electric dipole moment. Number 2, potential energy of dipole in equilibrium position. Potential energy of dipole in equilibrium position. Third part लिखिए, work done in rotating the dipole. Work done in rotating the dipole through 180 degree
थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अकेले इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखा हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मानिएगा। मैं सी पार्ट थर्ड पार्ट फिर से बोलता हूँ, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलिए करिए। देखिए क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्ज दिए गए थे, एक प्लस का 2e था, एक माइनस का 2e था। ये एक डाइपोल बना रहे हैं। इन दोनों के बीच देखिए माइनस का 2e ये है और प्लस का 2e ये है। इनके बीच का सेपरेशन 2.4 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो Q की वैल्यू 2e हो गई, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम हो गया। ठीक है, 2L यानी डाइपोल लेंथ जो होती है वो 2.4 एंगस्ट्रॉम हो गया। एंगस्ट्रॉम मतलब 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। पहला पार्ट था डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना। डाइपोल मूवमेंट बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और 2L है 2.4 इंटू 10⁻⁻10। सॉल्व कर लेंगे तो जो P का वैल्यू आ जाएगा वो 7.68 इंटू 10⁻⁻27 कूलॉम मीटर आएगा। सेकेंड पार्ट की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आती है, वो निकालनी है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिनिमम आती है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमम आती है और मिनिमम जो होता है वो माइनस का P इंटू ई होता है। U का मिनिमम वैल्यू माइनस का P 7.68 इंटू 10⁻⁻27 और इलेक्ट्रिक फील्ड 4 इंटू 10⁵ है। सॉल्व कर लेंगे तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी देयरफॉर आ जाएगी माइनस का 3.07 इंटू 10⁻⁻23 जूल। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट उन्होंने पूछा कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर वही चीज़ हो गई, स्टेबल से अनस्टेबल घुमाने में कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, यानी वर्क डन फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम जानते हैं, अभी हमने सीख लिया है कि वर्क डन स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक करने के लिए 2PE होता है। ठीक है, तो PE ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसको डबल कर लो बस, यानी 2 टाइम्स ऑफ 3.07 इंटू 10⁻⁻20 माइनस मत लेना बस, एकदम। ठीक है ना, इस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। 6.14 इंटू 10⁻⁻23 ये आंसर है। ठीक है, ये करेक्शन है, ये 10⁻20। बाकी सब ठीक है। धन्यवाद।